स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि स्फेग्नम में जो स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस है वह किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्फेग्नम के लाइफ साइकिल में दो फेज आते हैं, एक गैमेटोफाइटिक फेज और दूसरा स्पोरोफाइटिक फेज। तो गैमेटोफाइटिक फेज में हम लोगों ने देखा कि वहां पर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस तक हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन से जायगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब जायगोट जब बन गया है तो जायगोट से अब स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये जो पूरा प्रोसेस कहलाएगा इसको हम लोग स्पोरोफाइटिक फेज बोलेंगे। अब यहां पर देखिए फर्टिलाइजेशन से जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो जायगोट है ये इस जायगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन होने से ये दो सेल को फॉर्म करेगा। जो ऊपर वाला सेल होगा वह हाइपोबेसल सेल कहलाएगा और नीचे वाला जो सेल होगा वह इपीबेसल सेल कहलाएगा। अब इस हाइपोबेसल सेल और इपीबेसल सेल दोनों में कंटिन्यू डिवीजन होते रहेगा। डिवीजन होकर यह एक फिलामेंटस एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा। तो जब फिलामेंटस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसमें फिलामेंटस एम्ब्रियो में जो ऊपर का 3-4 सेल होगा वह कैप्सूल कहलाएगा। बाकी जो भी सेल होगा, नीचे का जो सेल बचेगा वह सभी जो है सो फुट और या सीटा का फॉर्मेशन कर लेगा। ये नीचे वाला सेल पूरा सीटा को फॉर्म कर लेगा। अब इसमें से जो 3-4 कैप्सूल सेल है, इस कैप्सूल सेल को हम एक को बाहर निकालें। अब इस कैप्सूल सेल में क्या होगा कि वर्टिकली डिवीजन होगा। ये सब 90 डिग्री पर ये डिवीजन करेगा। एक सेल जो है, एक कैप्सूल सेल डिवाइड कर 4 कैप्सूल सेल को फॉर्म करेगा। और इसमें जो बाहर वाला जो होगा, चारों कैप्सूल सेल में जो बाहर वाला होगा वह जो है बाहर वाला सेल जो है सो एम्फीथीसियम सेल कहलाएगा और जो अंदर वाला होगा वह इंडोथीसियम सेल कहलाएगा। अब इसमें इसी तरह से चारों सेल डिवाइड करेगा, है ना। और उसके बाद कैप्सूल सेल का डिवीजन ऐसा ही होता है। और उसके बाद जो अंदर वाला है इंडोथीसियम सेल है वह फर्दर डिवाइड कर और आगे डिवाइड करेगा और डिवाइड कर ये जो है सो बनाएगा अंदर में कोलुमेला बनाएगा अंदर में। ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये कोलुमेला का है। उसके बाद जो एम्फीथीसियम है, जो बाहर वाला जो सेल है, ये जो है सो फर्दर डिवाइड होगा। डिवाइड होकर ये भी जो है सो जो इसका बाहर वाला सेल होगा वह कैप्सूल वॉल को फॉर्म करेगा। ये जो है सो बाहर वाला कैप्सूल वॉल बन रहा है। और जो अंदर में होगा, अंदर वाला ये जो है सो स्पोरजीनियस सेल बनाएगा। ये स्पोरजीनियस सेल है। ये जो स्पोरजीनियस सेल है ये मदर सेल है, बहुत फर्टाइल सेल हो गया ये। और यही जो है सो क्या करेगा कि स्पोर को फॉर्म करेगा। इसी में स्पोर का अब इसके चारों तरफ ये कवर सेल बना। ये कवर सेल जो है सो कैप्सूल वॉल को फॉर्मेशन कर लिया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये जो है सो स्पोर सैक कहलाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्पोर सैक। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जायगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। डिवीजन होने से ऊपर वाला सेल हाइपोबेसल और नीचे वाला इपीबेसल सेल कहलाएगा। दोनों में कंटिन्यू डिवीजन होते रहेगा और डिवीजन होकर यह एक फिलामेंटस एम्ब्रियो को फॉर्म कर लेगा। फिलामेंटस एम्ब्रियो में जो ऊपर का 3-4 सेल होगा वह कैप्सूल कहलाएगा और बाकी जो नीचे का होगा वह सीटा को फॉर्म करेगा। नीचे वाला सीटा को फॉर्म करेगा। अब इस कैप्सूल सेल में से एक सेल को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ये कैप्सूल सेल जो होता है इसमें फिर वर्टिकली डिवीजन होगा और डिवीजन होने से ऊपर वाला जो बाहर की तरफ होगा वह एम्फीथीसियम सेल कहलाएगा और अंदर वाला जो है सो इंडोथीसियम कहलाएगा। अब जो अंदर में है इंडोथीसियम है, इसका डिवीजन होकर यह बहुत सारे डिवीजन कर लेगा और डिवीजन कर ये बनाएगा कोलुमेला। और जो बाहर में है जो एम्फीथीसियम है, तो एम्फीथीसियम जो है सो डिवाइड कर क्या बनाएगा? ये बनाएगा वॉल, कैप्सूल वॉल और स्पोरजीनियस सेल। और इसी स्पोरजीनियस सेल के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इसी के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब स्पोर सैक का फॉर्मेशन हो गया तो इसका डिहाइसेंस किस प्रकार से होगा। ये फटेगा, विस्फोट इसका कैसे होगा, कैसे स्पोर यहाँ से बाहर निकलेगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये जो डिहाइसेंस का जो प्रोसेस होता है वह कैप्सूल में ये जो है सो धूप में होता है। यानी कि जब तेज धूप होती है तो कैप्सूल का वॉल जो है ये सूख जाता है और सूख कर ये सिकुड़ जाता है।
सिकुड़ने के कारण, यहाँ पर देखिए ये सूख कर सिकुड़ गया, सिकुड़ने के कारण ये जो स्पोर सेक है, इस स्पोर सेक में नीचे जो है सो खाली जगह बन जाता है और इस खाली जगह में हवा भर जाता है। तो हवा जो है इसमें जो है खाली जगह में हवा भर गया और उसके बाद और ज्यादा जब ये सूखता है तो सूखने पर ये सूखने पर ये सिकुड़ता है और जब ये सिकुड़ेगा तो हवा का जो दबाव है वह ज्यादा बनेगा। तो हवा का दबाव जब ज्यादा बनता है तब क्या होता है कि जो ये ऑपरकुलम है, तो ऑपरकुलम एक थिन लेयर होता है, यानी कि कैप्सूल वॉल में ऊपर एक आउटग्रोथ हो जाता है, इसी को हम लोग ऑपरकुलम बोलते हैं। तो ऑपरकुलम जो है एक थिन लेयर होता है, ये जो है सो फट जाता है और फटने के बाद ये सारा जो है सो स्पोर बाहर आकर डिस्पर्स हो जाता है, सब बाहर निकल जाता है। फिर से देखिए, तो ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल धूप में सूख जाता है, सूखने के बाद ये सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने से जो स्पोर सेक है, ये पूरा स्पोर सेक कहलाता है। स्पोर सेक में नीचे खाली स्पेस बनता है, इस खाली स्पेस में हवा भर जाता है। हवा भरने पर इसके बाद ये कंटिन्यू सूखते रहता है, सूख कर ये सिकुड़ता है। सिकुड़ने पर क्या होगा कि हवा का दबाव जो है सो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, तो क्योंकि हवा यहाँ से निकल भी नहीं पाता है तो हवा का दबाव ऊपर की तरफ बनता है। तो ऑपरकुलम जो है एक थिन लेयर होता है, ये ऑपरकुलम जो है सो फट जाता है और फटने के बाद ये सारे स्पोर्स जो है वह बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म होता है इसको हम लोग एयर गन मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि जब यह इसका जो है एक्सप्लोजन होता है, जब विस्फोट करता है तो ये जितने भी स्पोर्स हैं ये यहाँ से स्पोर्स सेक से कुछ सेंटीमीटर की दूरी तक पर जाकर गिरते हैं।